क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण फ्लाइट जो सिर्फ कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंचने वाली थी, अचानक 7 दिनों तक दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों पर भटकती रहे। एक ऐसा विमान जिसके अंदर बैठे 170 से ज़्यादा लोग हर मिनट मौत को अपनी आंखों के सामने महसूस कर रहे थे। बाहर सरकारें बातचीत कर रही थी, अंदर बच्चे रो रहे थे, लोग प्रार्थना कर रहे थे और 5 हथियारबंद आतंकवादी पूरे विमान को अपने कब्जे में लेकर के दुनिया को चुनौती दे रहा था। यह सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बंधक संकट था। 24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की शाम, किसी ने नहीं सोचा था कि यह दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। यह है फ्लाइट IC 814 की पूरी कहानी। उस समय साल 1999 खत्म होने वाला था। पूरी दुनिया नए मिलेनियम के स्वागत की पूरी तैयारी कर रही थी। भारत में भी लोग छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट में भी सामान्य दिन जैसा माहौल था। भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए तैयार खड़ी थी। विमान में कुल यात्री 170 से ज़्यादा और क्रू मेंबर मौजूद थे। इनमें परिवार थे, बच्चे थे, नवाहिक जोड़े थे, बिजनेसमैन थे और कुछ लोग छुट्टियां मनाकर वापस लौट रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। शाम लगभग 4 बजे एयरबस A300 ने उड़ान भरी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। एयर होस्टेस यात्री को खाना और ड्रिंक्स सर्व करा रही थी। लोग बातें कर रहे थे, कुछ लोग खिड़की से बाहर पहाड़ों की सुंदर दृश्य देख रहे थे। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, we all of us with our heads down. पैसेंजर हैं, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. जैसे ही विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में पहुंचा, 5 नकाबपोश आतंकवादी अपने सीट से उठ के उनके हाथों में चाकू, पिस्तौल और ग्रेनेड थे। एक आतंकवादी ने जैसे ही कॉकपिट की तरफ भागा, उसने पायलट के कैप्टन देवी शरण के सिर पर बंदूक तान दी। उसने कहा, यह विमान हमारे कब्जे में है, हम जैसे कहेंगे वैसे करो। उस पल पूरे विमान में डर फैल गया था। यात्रियों की चीख गूंज रही थी, कुछ लोग रोने लगे, बच्चे अपनी मां से चिपक गए। एयर होस्टेस भी कांप रही थी, लेकिन उन्हें खुद को संभालना था। कैप्टन देवी शरण ने स्थिति को समझने की कोशिश की। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी किसी तरह यात्रियों की जान बचाना था। आतंकवादियों ने आदेश दिया कि विमान को पाकिस्तान ले जाए, लेकिन समस्या यह थी कि विमान में ईंधन सीमित था। इतना लंबा सफर के लिए फ्यूल काफी नहीं था। पायलट ने आतंकवादियों को समझाया कि पहले विमान को कहीं उतारना पड़ेगा। फिर आखिरकार फैसला हुआ कि विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेगा। भारत सरकार को सूचना मिल गई थी कि फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। दिल्ली में अफरा तफरी मच गई। अचानक इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो गई। अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। उधर विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतर चुका था। यह भारत के पास सबसे बड़ा मौका था। अगर उसी समय कोई एक्शन लिया जाता तो शायद पूरी कहानी बदल सकती थी, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हुई। सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल नहीं था, फैसले लेने में देरी हो रही थी, कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिल रहा था। विमान रनवे पर खड़ा था और अंदर आतंकवादी लगातार गुस्से में आ रहे थे। उन्होंने धमकी दी, अगर विमान तुरंत नहीं उड़ा तो हम यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। उसी दौरान एक यात्री रुपिन कश्यप आतंकवादियों के गुस्से का शिकार बन गया। उसे बेरहमी से चाकू मारा गया। उसकी पत्नी उसी विमान में थी और वह अपने पति को मरते हुए देख रही थी। विमान के अंदर चीख गूंज, डर का माहौल आतंकवादियों ने फैला दिया था। कैप्टन देवी शरण लगातार समय निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार आतंकवादियों ने आदेश दिया, विमान तुरंत उड़ाओ। और फिर IC 814 अमृतसर से उड़ गया। बाद में कई लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर भारत के उस समय विमान को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। कई रिपोर्टर्स का कहना है कि अगर रनवे पर फायर ट्रक खड़े कर दिए जाते या कमांडो ऑपरेशन किया जाता तो शायद आतंकवादियों को रोका जा सकता था। लेकिन उस समय भ्रम, डर और राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा था कि कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया।
अब विमान लगातार पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। शुरुआत में पाकिस्तान ने विमान को उतरने की अनुमति नहीं दी, लेकिन ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था और लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि ईंधन खत्म हो रहा है, अगर यहाँ पर नहीं उतारा जाए तो प्लेन क्रैश हो सकती है। आखिरकार लाहौर एयरपोर्ट पर विमान को उतारने दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट का दृश्य बेहद डरावना था। रनवे की लाइट्स बंद कर दी गई थी। विमान लगभग अंधेरे में ही उतर रहा था। कैप्टन देविस रन ने अपनी पूरी कुशलता का इस्तेमाल करते हुए विमान को सुरक्षित उतार दिया। अगर थोड़ी भी गलती होती तो विमान क्रैश हो सकता था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने विमान में जल्दी से ईंधन भरवाया, लेकिन वहां भी ज्यादा देर तक रुकने की अनुमति नहीं मिली। अब आतंकवादी विमान को अफगानिस्तान ले जाना चाहते थे। उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था। पूरी दुनिया तालिबान से डरती थी। वहां कानून से ज्यादा बंदूकों का राज चलता था। रात के अंधेरे में विमान उड़ता रहा। अंदर बैठे लोग लगातार डर रहे थे और थकान से टूट चुके थे। कई यात्रियों ने खाना खाना छोड़ दिया। कुछ लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगा करके रो रही थी। एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे भगवान का नाम जप रहा था। किसी को पता नहीं था कि अगला पल उनकी जिंदगी का आखिरी पल हो सकता है या नहीं। जब विमान काबुल पहुंचने वाला था तब वहां रात में लैंडिंग की सुविधा नहीं थी, इसलिए विमान को दुबई ले जाया गया। दुबई पहुंचने तक यात्रियों की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। कई लोग घायल थे। रुफिन कयाल की मौत भी हो चुकी थी। सरकार के कड़ी दबाव के बाद और उन पैसेंजरों की हालत देखते हुए दुबई में कुछ यात्रियों को छोड़ा गया। इनमें महिलाएं, बच्चे और कुछ घायल लोग भी शामिल थे। रुफिन कप्तान का शव भी उतारा गया। जब उसकी पत्नी विमान में उतरी, उसकी आंखों में सिर्फ डर का और सदमा था। कुछ घंटों पहले वह अपने पति के साथ छुट्टियां मना रही थी और अब उसकी पति दुनिया में नहीं था। लेकिन बाकी यात्रियों का डर अभी खत्म नहीं हुआ था। अफगानिस्तान के कंधार की तरफ उड़ चुका था। 25 दिसंबर 1999 की सुबह IC-814 कंधार एयरपोर्ट पर उतर गया। विमान उतरते ही तालिबान लड़के एयरपोर्ट को घेर लेते हैं। उनके हाथों में भारी हथियार थे। बाहर रेगिस्तान जैसा सूना इलाका था और अंदर विमान में कैद सैकड़ों डरे हुए लोग। अब पूरी दुनिया का नजर कंधार पर थी। भारत सरकार पर भारी दबाव था। परिवार वाले टीवी पर खबरें देख रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों के रिश्तेदार रो रहे थे। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या हमारे अपने लोग जिंदा वापस आएंगे? कंधार में बातचीत शुरू हुई। आतंकवादी की मांग सामने आने लगी। उन्होंने कई आतंकवादियों की रिहाई की मांग की। आतंकवादियों ने भारत सरकार से मांग किया कि भारत के जेलों में कुछ आतंकवादी बंद थे, उनको रिहा किया जाए। साथ ही भारी रकम की मांग की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा नाम था मौलाना मसूद अजहर। वह एक खतरनाक आतंकवादी था जिसे भारत ने गिरफ्तार कर रखा था। आतंकवादी किसी कीमत पर उसे छुड़वाना चाहते थे। भारत सरकार के लिए यह बहुत ही कठिन स्थिति थी। अगर आतंकवादियों की मांगे मान ली जाती तो आतंकवाद को बढ़ावा मिल जाता, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी जाती तो विमान में बैठे लोगों की जान की खतरा थी। दिल्ली में लगातार मीटिंग हो रही थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सुरक्षा एजेंसी मंत्री सभी समाधान खोजने में लगे थे, लेकिन हर घंटा स्थिति को और खतरनाक बना रहा था। विमान के अंदर हालात बेहद खराब थे। यात्री कई दिनों से ठीक से सोए नहीं थे। खाने पीने की भी कमी थी। टॉयलेट गंदे हो चुके थे। बदबू फैल चुकी थी। छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे थे। फिर भी सबसे बड़ी बात यह थी कि लोग जिंदा थे। कैप्टन देविस रन और उनकी टीम लगातार यात्रियों को हौसला बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने डर को छुपाकर दूसरे को संभालने की कोशिश की। यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि आतंकवादी कभी भी हिंसक हो सकते थे। यह एयरपोर्ट के अनुसार आतंकवादी लगातार यात्रियों को डराने के लिए बंदूक लहरा रहे थे। वे बार बार धमकी दे रहे थे कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो विमान को उड़ा दिया जाएगा। उधर भारत में मीडिया 24 घंटे खबरें दिखा रही थी। पूरा देश इस घटना को लाइव देख रहा था। लोग टीवी के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। देश का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। समय बीतता जा रहा था। आखिरकार कई दिनों की बातचीत के बाद भारत सरकार ने फैसला लिया कि यात्रियों को बचाने के लिए 3 आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाएगा। ये 3 नाम थे मसूद अजहर, अहमद उमर ईसाई शेख और मुश्ताक जरगर। यह फैसला बेहद विवादित था। कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं था। कुछ लोगों का मानना था कि यह आतंकवाद के सामने झुकना था। लेकिन उस समय महत्वपूर्ण था विमान में फंसे लोगों की जान बचाना। 31 दिसंबर 1999 आखिरकार वह दिन आ गया जब समझौता पूरा हुआ।
भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह आतंकवादियों को लेकर के कंधार पहुंचते हैं। विमान में बैठे यात्रियों को धीरे धीरे रिहा कर दिया जाने लगा। जब यात्री विमान से बाहर निकल रहे थे, कई लोग जमीन पर बैठकर रोने लगे। कुछ लोग अपने परिवार को गले लगा करके फूट फूट के रो रहे थे। 7 दिनों तक मौत के साए में जीने के बाद आखिरकार वे आजाद थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मसूद अजहर की रिहाई के बाद उसने जैसे मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन बनाया। बाद में इसी संगठन का नाम कई बड़े बड़े आतंकवादी हमलों में सामने आया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि IC 814 हाईजैक का असर आने वाले कई वर्षों तक भारत की सुरक्षा पर पड़ा। यह सिर्फ एक विमान हाईजैक नहीं था, बल्कि यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक निर्णय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की बड़ी परीक्षा थी। आज भी लोग पूछते हैं, क्या अमृतसर में विमान को रोका जा सकता था? क्या कमांडो ऑपरेशन संभव था? क्या सरकार के पास कोई और रास्ता था? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन एक बात तय है, विमान IC 814 की घटना ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। उस घटना के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी को मजबूत किया गया, हाईजैकिंग से निपटने की राजनीति में बदलाव किए गए, सुरक्षा एजेंसी के बीच तालमेल बेहतर करने की कोशिश हुई। लेकिन उस यात्रियों के लिए यह सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं था, वह उनके जीवन का सबसे डरावना अनुभव था, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। सोचिए, 7 दिन तक एक विमान के अंदर बंद रहना, हर पल यह डर कि शायद अगली गोली आपको ही लगेगी, शायद अगला हमला आप पर ही हो, शायद अगला सूरज आप कभी ना देख पाएं। यह डर शब्दों में समझना आसान नहीं है। कैप्टन देवी सरन ने बाद में बताया कि कई बार उन्हें लगा कि शायद वे जिंदा वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उनकी सूझबूझ और शांति दिमाग ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। क्रू मेंबर ने भी असाधारण साहस दिखाया। वे खुद डरे हुए थे, लेकिन यात्रियों के सामने मजबूत बने रहे। इस घटना में सिर्फ आतंक का चेहरा नहीं दिखा, बल्कि इंसानी हिम्मत भी दिखी। एक तरफ हथियार थे, धमकी थी, मौत थी, दूसरी तरफ उम्मीद थी, धैर्य था और घर वापस लौटने की इच्छा थी। विमान IC 814 की घटना भारत के इतिहास में उन घटनाओं में है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी जब इस घटना का नाम लिया जाता है, लोगों के मन में वही डर, वही तनाव और वही सवाल फिर से जिंदा हो जाती है। उस विमान में बैठे हर यात्री की अपनी एक कहानी है। किसी की नई शादी हुई थी, कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई अपने बच्चों के लिए खिलौने लेकर के लौट रहा था, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी एक डरावने अध्याय में बदल गई, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतिहास में कुछ घटनाएं सिर्फ खबर नहीं होती है, वे पूरे देश की याद बन जाती है। विमान IC 814 भी ऐसे ही एक घटना थी। एक ऐसा हाईजैक जिसने भारत को हिला दिया, एक ऐसा संकट जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, और एक ऐसी कहानी जो आज भी सुनने वालों को सिहरने पर मजबूर कर देती है। यह सिर्फ फ्लाइट IC 814 की कहानी नहीं थी, और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी यह घटना आज तक रहस्य और चर्चा का विषय बना है। अगर उस दिन अमृतसर में कुछ अलग फैसला लिया जाता तो शायद इतिहास अलग होता। अगर आतंकवादियों की मांगे ना मानी जाती तो शायद परिणाम और भी भयानक होता। लेकिन इतिहास में अगर का कोई मतलब नहीं होता। जो हुआ उसने पूरी दुनिया को एक सबक दिया कि आतंकवाद सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ता, वह डर से लड़ता है, और उस डर के सामने इंसान की सबसे बड़ी ताकत उम्मीद होती है। विमान 814 के यात्री 7 दिनों तक उसी उम्मीद के सहारे जिंदा रहे। उन्हें उम्मीद था कि वे अपने परिवार से मिलेंगे, उम्मीद थी कि यह डर खत्म होगा, उम्मीद थी कि वे लौटेंगे, और आखिरकार वे लौटे। लेकिन उनके भीतर का डर शायद कभी वापस नहीं गया। आज भी जब उस घटना के बचे हुए लोग इंटरव्यू देते हैं, उनकी आंखों में वही दर्द दिखाई देता है। कुछ लोग बताते हैं कि कई महीनों तक उन्हें नींद नहीं आती थी। कुछ लोग विमान में बैठने से डरने लगे क्योंकि उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था। विमान 814 सिर्फ एक विमान नहीं था, वह उन 7 दिनों में एक चलता फिरता कैद खाना बन चुका था, और उस कैद खाने के अंदर इंसान हर पल टूट भी रहा था और खुद को संभाल भी रहा था। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि किसी भी संकट में सही समय का लिया गया फैसला कितना महत्वपूर्ण होता है। कई विशेषज्ञ आज भी मानते हैं कि शुरुआती घंटों में बेहतर तालमेल होता तो कहानी अलग हो सकती थी, लेकिन उस समय हालात बेहद जटिल थे। सरकार पर दबाव था, यात्रियों की जान खतरे में थी, दुनिया की नज़र भारत पर थी।
ऐसे स्थिति पर हर फैसला आसान नहीं होता और शायद यही वजह है कि विमान 814 की कहानी आज भी बहस की विषय बनी हुई है। कुछ लोग इसे सरकारी असफलता मानते हैं, कुछ लोग इसे मजबूरी कहते हैं, लेकिन उन यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ इतनी थी कि वे जिंदा लौटकर आए। 31 दिसंबर 1999 की रात जब पूरी दुनिया नए साल का स्वागत कर रही थी, भारत में कई परिवार अपने प्रियजनों को वापस पा करके रो रहे थे। वह खुशी, राहत और दर्द का मिला जुला पल था। लेकिन कुछ लोग वापस आए, लेकिन रूबिल कटियाल कभी वापस नहीं लौटे। उनकी मौत इस घटना का सबसे दुखद हिस्सा बन गई। आज भी उनका नाम विमान 814 की कहानी के साथ याद किया जाता है। समय बीत गया, सवाल बदल गए, लेकिन विमान 814 की गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। और जब दुनिया में विमान हाईजैकिंग की सबसे खतरनाक घटनाओं की बात करते हैं, तो भारत की यह कहानी जरूर याद की जाती है, क्योंकि यह सिर्फ घटना नहीं थी, यह वो पल था जब पूरे देश ने 7 दिनों तक सांस रोककर इंतजार किया। और शायद यही वजह है कि फ्लाइट IC 814 की कहानी आज भी लोगों को डराती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है।